ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कानून पर कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया। आसान शब्दों में इस अंतरिम आदेश का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कानून के उन दो प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है जिनको लेकर विवाद था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये कानून कोर्ट में अटक जाएगा। ये खबर भी आपके लिए होगी। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच आज 3 घंटे तक महाबैठक हुई। इस महाबैठक से सीएम नीतीश कुमार को क्या मैसेज दिया गया, हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्यों कर रहे हैं मौलाना जैसी तकरीर, इसी पर रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट मौलाना मुनीर। सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखना शुरू किया। एसजी की दलीलों पर सीजीआई ने कई टिप्पणियां की। आज की सुनवाई के दौरान अदालत में पूरी कार्यवाही किस तरह से चली, ये आपको विस्तार से आगे बताएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की बड़ी बातें आपको समझाते हैं। इसे हमने Q&A यानी सवाल जवाब वाले फॉर्मेट में तैयार किया है ताकि कानून की भाषा आपको बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझ आ सके। वरना कोर्ट और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनकर अक्सर लोग चकराने लगते हैं। लेकिन भारत की बात वाली वक्फ के अंतरिम आदेश की फाइल देखने के बाद आपको इस मामले में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। तो पहला सवाल यह है कि कोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा। इसका जवाब यह है कि कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो या डीड हो। किसी को भी डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा, यानी अभी जो उसका इस्तेमाल कर रहा है करता रहेगा। अंतरिम आदेश की दूसरी बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में फिलहाल कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून को अमल में लाने पर रोक लगा दी है। इसका जवाब यह है कि नए वक्फ संशोधन कानून को अमल में लाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि इसके सिर्फ 2 प्रावधानों पर ही अंतरिम रोक लगी है। तीसरा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। तो इसका उत्तर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है। एसजी की तरफ से जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी गई थी। अब केंद्र, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 हफ्ते में जवाब देंगे। 7 दिन में सरकार के जवाब देने के बाद अगले 5 दिन में राजनीतिक दलों और जिन मुस्लिम संगठनों ने नए कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, उन्हें जवाब देना होगा। इसके अलावा मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस बीच कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भी वक्फ की रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संपत्ति के डी नोटिफाई करने को लेकर कानून के जानकारों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। दोनों पक्षों के वकील इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। अदालत की तरफ से कोई रोक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से वो नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वक्फ यूजर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, गैजेटेड हैं, उनको डी नोटिफाई अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस कोर्ट के ऑर्डर में इवन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कवर्ड होगा। अगर कोई सेक्शन 36 के तहत रजिस्टर्ड नहीं भी था, यूज़ के बुनियाद पर वक्फ था, तो वो भी आज के ऑर्डर में कवर्ड होगा। कि 5 मई को अगर पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि इंटरिम ऑर्डर्स के बावजूद कुछ ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम है, तो फर्दर इंटरिम ऑर्डर्स के लिए पार्टीज़ प्रेस कर सकती हैं। तो उसकी लिबर्टी है पार्टीज़ के पास, और मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो पार्टीज फिर से उसको प्रेस करेंगी। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस अंतरिम आदेश तक पहुंची कैसे। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें रखी, इन दलीलों पर चीफ जस्टिस ने क्या टिप्पणियां की। यहां बुधवार को पहले दिन की सुनवाई से जुड़े 3 बिंदुओं पर गौर करना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बिंदुओं पर ही फोकस किया था और अंतरिम आदेश देने पर विचार किया था। ये 3 बिंदु हैं: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की डी नोटिफाई करना, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री, विवाद की स्थिति में कलेक्टर को जांच का अधिकार। मुस्लिम संगठनों ने भी वक्फ संशोधन कानून के इन 3 प्रावधानों पर कड़ा ऐतराज जताया था। सीजीआई ने आज इन तीनों पर एसजी से केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहा।
इसके बाद कैसे कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला चला, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि जिस कानून पर पूरे देश में इतनी बड़ी बहस छिड़ी हो, इतना हंगामा मचा हो, आपको उस कानून से जुड़े एक एक पहलू की बारीकी से समझ हो। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन की सुनवाई के दौरान ही अंतरिम आदेश देने के संकेत दिए थे। सरकार को भी इसकी आशंका थी, इसलिए गुरुवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं बहुत सम्मान से कहना चाहता हूं, आप संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहे हैं। मैंने आपकी बातों पर विचार किया। एक्ट के कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगा देना सही नहीं है। हमने लाखों लोगों से बात कर कानून बनाया है। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। आम लोगों के हितों का भी सोचना जरूरी है। आपका रोक लगाना बेहद सख्त बात होगी। मेरा अनुरोध है कि मुझे 1 हफ्ते में जवाब देने दें। एसजी की बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपनी बातें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा, हम आपको सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। हम 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मैं अभी कानून पर जिरह नहीं कर रहा हूं, हमें जवाब दाखिल करने दीजिए, 1 सप्ताह में कुछ नहीं बदल जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या जो संपत्तियां 1995 के कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, जी हां, ये बात तो पहले से कानून का हिस्सा है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये क्लियर कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास जिन संपत्तियों के कागज नहीं हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ रजिस्टर्ड संपत्ति को डी नोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री से जुड़े प्रावधानों पर अंतरिम आदेश दिया गया। सीजीआई ने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से 5 याचिकाएं ही हों। सबको सुनना संभव नहीं। आप 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा। याचिकाकर्ता एक नोडल वकील भी तय करे, दूसरा पक्ष भी नोडल वकील तय करे। दोनों पक्ष हमें जिरह करने वाले वकीलों की लिस्ट सौंपे। सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि हम ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने जा रहे हैं। जो आज प्रोटेक्शन दिया गया है वो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टियां हैं उनको दी गई हैं। कोर्ट ने हमारी पूरी बात को समझा है, इसलिए सॉलिसिटर जनरल के स्टेटमेंट पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किसी भी उस पर स्टे नहीं किया, लेकिन ये भी तय है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। फिलहाल 5 मई सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी गई है। उम्मीद है कि तब तक इस मुद्दे पर सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक शांति बनी रहेगी। वक्फ संशोधन कानून पर पहले ही देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद एक बार फिर कानून पर बहस तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत से अंतरिम आदेश को देख रहा है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार के लिए झटका बता रहा है, तो बीजेपी के नेता कानून के फायदे गिना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम कोर्ट के अब तक के रुख से संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद और याचिकाकर्ता जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से खुशी मिली है और कोर्ट पर हमारा विश्वास और पक्का हुआ है। उधर बीजेपी का कहना है कि ये कानून मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। विपक्ष इस पर सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश के बाद एक बार फिर नेताओं के बीच जुबानी चिंगारियां उठनी शुरू हो गई हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है, नोटिफाइड है, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी है, उनका डिलीशन नहीं होगा, ठीक है। मगर उसमें दूसरे जो 40 ऑड अमेंडमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे वक्फ को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया, उसका क्या होगा बताइए। आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। ये वक्फ संशोधन अधिनियम ये मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस अधिनियम को हमारी मोदी सरकार ने लाया है। पूरा अमेंडमेंट मुसलमानों की बेहतरी के लिए, वक्फ की संपत्ति के माध्यम से आम मुसलमानों का भला होना चाहिए, ये सभी की भावना है और हम इसी भावना पे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम
कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक मूल वैचारिक हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की इस पिटीशन पर उनके ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि जिन प्रोविजंस पर हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो उनको समझ में आ गया कि बीजेपी जो है इसकी आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा जो है पूरा कर रही है। जो आज आदेश दिया है हमें इस चीज़ की खुशी है, और जो एक उम्मीद लोगों की पूरी सिर्फ हमारे मुस्लिम समुदाय की नहीं पूरे देश की जो एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। वक्फ कानून पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया, उस दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र किया। ये वही अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को सरकार की तरफ से बनाए गए किसी कानून की समीक्षा या व्याख्या करने की शक्तियां देता है। इसको लेकर उपराष्ट्रपति ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. आज वक्फ पर अंतरिम आदेश के बीच दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वक्फ कानून को वक्त की जरूरत बताया। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। तो कानून की लड़ाई है और कानून के सिलसिले में जो बात आई है हम उसका स्वागत करते हैं। इस मौजू के ऊपर अदालत बहुत इसको गंभीरता के साथ देख रहा है और इसको ये समझती है अदालत कि ये चीज़ नुकसान देने वाली है। गैर मुस्लिम को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए पूरी तरीके से तो ये बिल्कुल गलत है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा है और देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद जो सुनवाई करेगी वो उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर सुनवाई करेगी। अंतरिम राहत है लेकिन राहत तो है। जो तलवार हमारे गर्दनों पर लटक रही थी, पता नहीं कब कौन सा बुलडोजर किस कब्रिस्तान में घुस जाए, किस मस्जिद में घुस जाए, उस पर राहत में उस पर रोक लग गई और हम शुक्रगुजार हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदयों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। वक्फ पर चल रही कानूनी लड़ाई के बाद अब बात बिहार की सियासी लड़ाई की करते हैं। जहां चुनाव से पहले हलचल बहुत तेज है। आज बिहार से 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली बड़ी खबर आज पटना में महागठबंधन की 3 घंटे चली बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन के सभी दल शामिल हुए। सीट और सीएम फेस को लेकर क्या चर्चा हुई ये आगे आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के बयान से जुड़ी है, जिन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तीसरी बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर से जुड़ी हुई है। जेडीयू ने पटना में पोस्टर लगाकर दावा कर दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। चौथी बड़ी खबर बिहार कांग्रेस के पोस्टर से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के पोस्टर में लिखा है, देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चचा नीतीश। इन सभी खबरों के बीच बिहार में जबरदस्त सियासी बयानबाजी चल रही है, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले महागठबंधन की बैठक की बात करते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पटना के आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन ने 3 घंटे तक महाबैठक की। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी पार्टी के नेता शामिल हुए। महागठबंधन में आरजेडी के बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए इस बैठक की अगुवाई भी तेजस्वी यादव ने की। बैठक से उम्मीद थी कि कुछ ठोस निकलकर सामने आएगा, लेकिन बैठक के बाद भी कई सवाल अनसुलझे ही रहे। बैठक से पहले सवाल था कि क्या सीएम फेस पर बात बनेगी। बैठक के बाद भी इसका जवाब नहीं मिला। बैठक से पहले सवाल था कि क्या सीटों पर महागठबंधन की सभी पार्टियों में कोई सहमति बनेगी, लेकिन बैठक के बाद भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। बैठक से पहले चर्चा इस बात की भी थी कि चुनावी अभियानों को लेकर एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। इस पर महागठबंधन फैसला लेने में सफल हुआ। समन्वय समिति बना दी गई है। इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस वक्त भी तेजस्वी ने यही कहा था कि समय आने दीजिए, सब होगा। आज की बैठक के बाद भी इसी तरह की बात कही गई है। दिल्ली में मंथन के बाद आज पटना की बारी थी। आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन के सभी साथी जुटे। चर्चा हुई कि एनडीए को कैसे हराना है, कैसे मिलकर सरकार बनानी है। मीटिंग खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेता मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए।
लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने पत्ते नहीं खोले। सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। महागठबंधन की ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि चुनाव का समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और गठबंधन के अंदर बनी कंफ्यूजन को जल्द से जल्द खत्म करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सूत्र कह रहे हैं असली मामला तो सीटों पर फंसा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। दबाव के बावजूद कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 के करीब सीटें चाहती है। वाम मोर्चे में सीपीआई-एमएल बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पिछली बार से ज्यादा सीटें मांग रही है। आरजेडी को वीआईपी पार्टी को भी कुछ सीटें देनी है। आज महागठबंधन ने समन्वय समिति का जरूर ऐलान किया, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। ये करीब करीब तय है कि नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान सही समय पर किया जाएगा। इसको लेकर आज भी महागठबंधन ने चुप्पी साधे रखी, जिस पर एनडीए को बोलने का मौका मिल गया। इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे। जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। घमंडिया अलायंस की बैठक है। तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगला, कहां किसी की गुंजाइश है। बिहार में जो स्थिति महागठबंधन की है, सेम टू सेम वही हालात एनडीए के अंदर भी है। यहाँ नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो तय है, लेकिन वो सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर बीजेपी आलाकमान चुप्पी साधे बैठा है। सीटों को लेकर भी एनडीए में सन्नाटा है, लेकिन अपने दर्द को भूल एनडीए दूसरे के दर्द का जिक्र कर रहा है। महागठबंधन की पटना में बैठक हुई। गठबंधन का नेता चुने जाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल बेताब था, लेकिन इस सवाल पर चुप्पी। इसका मतलब साफ है, न नेता बनने पर कोई सहमति है, महागठबंधन में गांठ ही गांठ। बीजेपी के हमलों से इतर महागठबंधन के साथी खुलकर खेलने के मूड में हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उस सपने के बारे में बताया है जो वो आजकल दिन रात देख रहे हैं। जब तक 2 से 3 दर्जन विधायक नहीं बनेगा, तब तक हमारा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। 2-3 दर्जन विधायक बनेगा तो निश्चित तौर से आपका सरकार बनेगा। हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। दोनों गठबंधन एक दूसरे पर सियासी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि अपनी समस्या सुलझाने से ज्यादा दोनों को एक दूसरे की समस्या पर बोलने में ज्यादा मजा आ रहा है। एक तरफ आज पटना में महागठबंधन के नेता चुनावी रणनीति बना रहे थे, दूसरी तरफ आज पटना में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर ट्रेंड हुआ। इस पोस्टर को जेडीयू ने अपने ऑफिस के बाहर लगाया है। पोस्टर में लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पोस्टर में नीतीश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने मैसेज देने की कोशिश की है कि 2025 से 30 तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और नीतीश ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। अब इस पोस्टर से किस किस को मैसेज गया, ये भी समझिए। इस पोस्टर से जेडीयू ने महागठबंधन को जवाब देने की कोशिश की है, जो ये कह रहा है कि एनडीए नीतीश के नाम पर तो चुनाव लड़ेगा, लेकिन नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश के स्वास्थ्य को भी महागठबंधन मुद्दा बना रहा है। इस पोस्टर से जेडीयू ने क्लियर कर दिया है कि स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, नीतीश ही सीएम होंगे। नायब सिंह सैनी के बयान के बाद जो अटकलें लगनी शुरू हुई थी, उसके बाद जेडीयू का ये पोस्टर बीजेपी के लिए भी एक मैसेज ही है। चुनाव से पहले अब पटना में 13 पोस्टर मेरा पोस्टर हो रहा है। जेडीयू के पोस्टर के बाद कांग्रेस ने भी एक पोस्टर लगाया।
कांग्रेस के पोस्टर में लिखा गया है, देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चचा नीतीश। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने नीतीश पर हमला बोलते हुए तंज कसा है कि नीतीश का टाइम खत्म। जो मेन होर्डिंग है उसमें सीएम नीतीश की बड़ी तस्वीर और साथ में मैसेज कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बीजेपी के कई नेताओं द्वारा कभी कभी ये कहना कि सम्राट चौधरी नेतृत्व करेंगे, जेडीयू ने इस पोस्टर के माध्यम से ब्रेक लगा दी है। काम का कोई विकल्प नहीं होता। हमारे नेता दिन रात काम में विश्वास करते, काम करते रहते हैं। जनता जानती है, जनता समझती है। 2025 के चुनाव में जनता उनको सबक सिखा देगी। किसी दल के पोस्टर लगा देने से कोई सरकार नहीं बन जाता। बिहार की जनता कह रही है 2025 से 30 अब नहीं चाहिए नीतीश। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे। देखिए, बिहार की जनता कह रही है 2025 नीतीश इस बार फिनिश। अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. The two nations, we are not one nation. पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. जरा सोचिए, किसी मुल्क में सेना के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी धार्मिक नेता की तरह तकरीरें पेश करेगा तो कैसा लगेगा? जाहिर है बेहद अटपटा लगेगा। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। जनरल असीम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं मानो किसी मस्जिद में कोई मौलाना तकरीर पेश कर रहा हो। अरे आप आर्मी चीफ हैं, थोड़ा तो अपने पद और कद के हिसाब से बात करते। लेकिन नहीं, उनका तो पूरा जोर इस बात पर रहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग मुल्कों की जरूरत क्यों है, क्यों मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। टू नेशन थ्योरी की जरूरत और अहमियत मुनीर साहब इसलिए समझा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान को अपने पैरों के नीचे से जमीन हिलती हुई दिख रही है। पाकिस्तान को डर है कि बलूचिस्तान के साथ साथ POK भी हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उनकी पूरी जमात मुल्क को धर्म का डर दिखाकर साथ रखना चाहती है। आज हम भारत की बात में आपको दिखाएंगे कि आखिर मौलाना मुनीर के धार्मिक संदेश के पीछे असली वजह क्या है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की ये दलील सुनिए। So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. और अब पाकिस्तान का ये काला सच देखिए, जहां रोटी के निवाले के लिए भी लोग तरस जाते हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे। तभी तो धक्के खा रहे हैं इस मुफ्त आटे के नहीं हम लोग। वाह रे आर्मी चीफ, आपके मुल्क का सच तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अपनी ही महफिल में अपनी ही वाहवाही लूटने का बड़ा सस्ता तरीका ढूंढा है आपने। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. असीम मुनीर के तन पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी थी, लेकिन उनकी जुबान से निकलने वाला एक एक शब्द किसी मौलाना के जैसा था। आज तक
इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मंच पर पहुंचकर मौलाना मुनीर आखिर क्यों बन गए, वो समझिए। बुधवार को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 का आयोजन किया गया था, जहां दुनिया के कोने कोने में रहने वाले पाकिस्तानियों से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक मौजूद थे। पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करने के लिए असीम मुनीर पहुंचे। मुनीर का मकसद पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ना था, लेकिन बातों ही बातों में उनके मन में बैठा बलूचिस्तान से लेकर भारतीय सेना का खौफ जुबान पर आ गया। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. असीम मुनीर, किस गफलत में हैं आप? सेना के बल पर ही पीओके को छीनना होता तो कब का छीन चुके होते। इंतजार तो सही तरीके और बस सही वक्त का है। अभी भी समय है। आप पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का है उसको या तो चुपचाप सौंप दीजिए, नहीं तो समय पे कैसे लेना है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसमें सब कुछ हम रख रहे हैं, और हमारी जमीन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले करके रहेंगे। पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर थर थर कांप रहा है। भारत की सेना, भारत की पैरामिलिट्री फोर्स से वो डर रहा है, और अब पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, तो वो 2 नेशन थ्योरी को याद दिला रहा है। भारत के अंदर सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू और मुसलमान सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सर्वधर्म संभाव के साथ रहते हैं। पाकिस्तान उस दिन से खौफ में है जिस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर संसद में ये बयान दिया था। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीओके हिंदुस्तान के माथे का नूर है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करके रखा है। एक न एक दिन पीओके की जमीन पर तिरंगा जरूर लहराएगा। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने ही बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन पीओके भारत के पास होगा, कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. लेकिन असीम मुनीर को जब हाथ से पीओके निकलता हुआ दिख रहा है तो वो कश्मीर का राग अलापने लगे। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. सुन लीजिए मुनीर साहब, आप जिस कश्मीर को गले की नस बता रहे हैं वो हिंदुस्तान का था और हमेशा रहेगा। How can anything foreign be in there in a jugular vein? It is this is a union territory of India,
its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question. असीम मुनीर, आप झूठ का पहाड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से सामने आ रही इन तस्वीरों को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने के साथ साथ G20 जैसी बैठकों का आयोजन हो रहा है। आयोजन में जम्मू कश्मीर को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन और विकास की बढ़ती रफ्तार में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सड़कों का निर्माण हो रहा है, 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, बिजली, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन से जुड़ी 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बता रहा है कि वाकई ये नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के इसी विकास को देखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रैलियां निकाली जा रही हैं। पीओके में बार बार पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखकर आर्मी चीफ असीम मुनीर बौखलाए हुए हैं और इसीलिए सेना की यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद जनरल मुनीर एक मौलाना की तरह तकरीर पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के टैंकों में न तो उन्हें चलाने के लिए तेल है और न ही मुनीर को अपनी फौज पर भरोसा। डर मुझे लगता है वाजिब है, क्योंकि जनता जो है काम के बिना अब नहीं मानेगी। अब कब तक इस्लामोफोबिया करेंगे, कब तक आप धर्म के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाएंगे? पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, क्या आपको देने की हिम्मत है आप में? पूरे पाकिस्तान में आप तो सिर्फ पीओ की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान देखिए, सिंध देखिए, हर जगह पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जिस प्रकार से जनता का आक्रोश है कि कहीं ना कहीं आवाज कुचलने की जो उनकी प्रक्रिया रही है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है कि अब उनकी बेहतरी उनके साथ में नहीं है। तो मुझे लगता है कि तो शुरुआत है। एक आर्मी चीफ को इस माफ़ी की बात करना जो है शोभा नहीं देता। उनके देश का मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल गिरा हुआ है। बजाय उनके मोरल और मोटिवेशन को उठाने के बदले वो इस माफ़ी का भाषण दे रहे हैं, जिससे उनकी मानसिकता और डूब जाएगी, उनकी निराशा और हो जाएगी और उनमें किसी प्रकार का कोई होप नजर नहीं आएगा। दरअसल पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान कई मोर्चों पर मुसीबतों से गुजर रहा है। पैसे की भयानक तंगी से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल और बलूचिस्तान में विद्रोह। पाकिस्तान की आवाम सोच रही है कि मुसीबतों से निपटने का रोड मैप बताने की बजाय उनकी सेना का मुखिया पाकिस्तान बनने की कहानी क्यों दोहरा रहा है। दरअसल मुनीर दहाड़ कितनी भी जोर से रहे हो, सच्चाई ये है कि वो अंदर से बेहद डरे हुए हैं। मुनीर का बयान इशारा कर रहा है कि वो भारत से डरे हुए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम भी खुलकर हिंदुस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ती है। मुनीर खान को मजहबी उन्माद अब आखिरी हथियार दिखाई दे रहा है। इंडिया तो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है, तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई है, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। उन्होंने अपने शोबे आईटी को इतना ग्रो किया है कि वो इतना ज्यादा कमा रहा है। वहाँ पे एप्पल चला गया, बाकी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। सोचिए, जिस मुल्क से नफरत पर पाकिस्तान की सेना का वजूद टिका है, वो कैसे अपनी जमीन पर दुश्मन मुल्क के लिए तारीफों के पुल को बर्दाश्त कर पा रहा होगा। लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो या फिर कराची, वहाँ के लोगों की आंख में विकास की डगर पर भारत के आगे निकलने और पाकिस्तान के बहुत पीछे छूट जाने की कसर साफ दिखाई देती है। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं देखा मेड इन पाकिस्तान, ज़्यादा इंडिया की होती हैं चीज़ें, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, ये सब होता है ज़्यादा। मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन उनकी बहुत ज़्यादा पहले से हमसे काम कर रही है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इस वक्त हमसे आगे हैं। उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे, जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हुए विद्रोह ने पाकिस्तान की नाक में
दम कर दिया है। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? बलूचिस्तान के बारे में कह रहे थे, वो 1500 जोकर्स मैं बीट द हेल आउट ऑफ देम कर दूंगा। सर, बलूच मुसलमान नहीं है, कौन सा धर्म है उनका सर? और अभी तक बलूचिस्तान अगर अलग नहीं हुआ है वो इसलिए कि उसके पास नंबर्स नहीं है, जो आपने खुद स्वीकार किया। 1500 है ना, लेकिन वो आपके कभी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, कभी बसों को उड़ा देते हैं, आपके लोगों को मार लेते हैं। क्या ये सही है सर कि आपके जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं जब उन्हें फोर्स करते हैं कि बलूचिस्तान में जाके सर्व करें? ये मेरे बलूच दोस्त मुझे कह रहे हैं, न्यूयॉर्क में हैं कई। क्या ये सही है? आप स्वीकार करेंगे इसको? आपकी पुलिस वहाँ से छोड़ के भाग गई है, सारी पुलिस चौकियाँ बलूच लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में है। क्या ये सही है? कम ऑन सर, ज़िंदगी में एक बार तो सच बोलो। हाफिज़ अपने आप को बहुत कहते हो। चौतरफा घिर चुके असीम मुनीर मजहब के नाम पर मुसलमानों को एक साथ लाने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल पीओके में शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों का ही जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में पूरा पाकिस्तान इस वक्त हिला हुआ है। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना को ऐसा लगता है कि अगर पीओके हाथ से निकल गया तो एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान की किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि 54 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश को भी इसी तरह से गंवा बैठा था। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। मुनीर को पीओके खोने का डर है, इसीलिए वो अपील कर रहे हैं कि ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान कैसे बना था। उन्नीस सौ 1947 में भारत का बंटवारा पाकिस्तान के जनक माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी यानी हिंदुओं के लिए भारत और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान वाले सिद्धांत की तर्ज पर हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत, कश्मीर और हिंदुओं को लेकर मजहबी उन्माद से भरा भाषण दिया है, ठीक वैसा ही एक भाषण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से पहले तत्कालीन सेना प्रमुख याया खान ने भी दिया था। I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति याया खान डंके की चोट पर दावा कर रहे थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान अलग भी हुआ और बांग्लादेश भी बना। एक बार फिर पाकिस्तान कई टुकड़े होने की कगार पर खड़ा है। बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी आजादी की जंग चल रही है। वहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान सेना के जवानों को चुन चुन कर मार रही है। सिंध प्रांत के लोग भी अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं और असीम मुनीर दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान तो उनके माथे का झूमर है जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. मुनीर डींगे हाँक रहे हैं आप, क्योंकि सच ये है कि ट्रेन हाईजैकिंग से लेकर पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त हमलों तक बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन काफी उग्र रूप ले चुका है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने जनता को मूर्ख बनाने का कोई स्पेशल
कोर्स कर रखा है। इसीलिए देखिए, पीढ़ियां गुजर गई, दशकों गुजर गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना के मुखिया एक ही तरह की बात करते हैं, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। कहते हैं वक्त के साथ अगर आदमी अपनी सोच नहीं बदलता तो वो पिछड़ जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। मजहब और आतंकवाद के चंगुल में पाकिस्तान ऐसा जकड़ा कि महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी ने नाकाम देश बना दिया। नहीं होता। चीफ साहब, आपको एक चीज बताऊं, जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 1951, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटी थे, आज मेरे पास 60,000 हैं। सुना आपने? और प्रतिदिन हम 2 कॉलेज खोलते हैं, प्रति महीना हम 3 विश्वविद्यालय खोलते हैं। आतंकवाद की फसल तैयार करने वाले पाकिस्तान का हाल ये है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में वो दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं। आतंकवाद, हिंसा और अलगाववाद में पाकिस्तान ने सीरिया जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता और अपने मुल्क की जनता को मूर्ख बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। तो भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।